हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपी जूनियर एडेड, यूपी पीसीएस और बाकी छोटे बड़े एग्ज़ाम की सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपके लिए आज अगला वीडियो लाए हैं और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम रोज़ाना इस पर वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए या बाकी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि किसी भी सरकारी जॉब की छोटी या बड़ी अपडेट के लिए आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल है कि नीति आयोग कब बनाई गई। तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बनाई गई। और हम आपको बता दें कि नीति आयोग को पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसे आप ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वोच्च माना जाता है, क्या माना जाता है? भारत में सर्वोच्च संविधान माना जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में भी आपको इसको बार बार देखेंगे। ठीक है, सवाल है कि रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है। तो जो रबी की फसल होती हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं। यानी आप कह सकते हो कि साल के आखिर के 3 महीने जो होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें इनकी बुवाई की जाती है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए, नेक्स्ट सवाल मैंने इसी से संबंधित रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों सवाल एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हों कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला सवाल है कि रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। अगला प्रश्न है कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, चना मटर हो गया, सरसों व आलू, ऐसी सब्जियां हैं, ऐसी फसलें हैं जो कि रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं और यह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोई जाती हैं। एक बार फिर से मैं आप सवाल दोहरा लेता हूँ कि रबी की फसल कब बोई जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोई जाती है। और ये कौन सी फसलें होती हैं रबी की फसलें? तो गेहूँ होता है, जौ होता है, चना, मटर, सरसों व आलू होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है। तो जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुवाई होती है। कब होती है? जून जुलाई में। अच्छा, रबी की फसलों की बुवाई कब होती है? एक बार फिर से हम देख लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है, और खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो जुलाई में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, जिससे मैं रोजाना वीडियो जो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है। और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, तिल, मूंगफली, अरहर वगैरह आते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि खरीफ की फसलें होती हैं। अगला सवाल है कि जायद की फसल कब बोई जाती है। तो जायद की जो फसल है वो बोई जाती है कब? मार्च से जुलाई के मध्य, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी इन 4-5 महीनों के मध्य 5 महीने में बोई जाती है। अब जायद की फसल में कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा। ये चीज़ें तो आपको खूब याद रह जाएंगी। ये देखिए, आपको जानते हैं कि गर्मियों में तरबूज, खरबूज खाया जाता है और गर्मियों में ही जायद की फसल होती है। तो आप इसे याद कर लीजिए। पशु चारा, ककड़ी आप सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से मैं प्रश्न को दोहरा लेता हूँ कि जायद की फसल कब बोई जाती है। तो ये मार्च से जुलाई के मध्य बोई जाती है। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आईन अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की। तो आईन अकबरी और अकबरनामा की जो रचना की वो अबुल फजल ने की थी। ठीक है, अबुल फजल ने की थी। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर आपका अकबर की बात आई गई है तो अकबर जिनका जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1542 में हुआ था। 1556 में यहाँ शासक बने थे और 1605 तक रहे थे। ठीक है, ये किसके? हुमायूं के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का पुत्र था। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिए। अगला सवाल है कि शाहजहाँ की माता का नाम क्या था। तो शाहजहाँ की जो माता का नाम था वो जोधाबाई था। शाहजहाँ को ताजमहल के लिए जाना जाता है, इन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, और इनके पुत्र यानी औरंगजेब ने इनको ताजमहल बनवाने की वजह से कैद में डाल दिया था। कब डाला था? ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनको 1658 ईस्वी में इनको कैद में डाला गया था और वहीं 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी। तो 8 वर्ष कैद में रहने के बाद हो गई थी, यानी कि
1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में ये कैद में डाले गए थे और प्लस 8 कर दीजिए, यानी कि 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, जो मैंने ऊपर बताया था अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल जो थे वो प्रथम व अंतिम हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। हम आपको बता दें दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक, कौन थी? एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह कब बनी थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो यह जो हुआ था 1917 का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1917 का। एक दो चीज़ें हम आपको और यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन सी थी? सरोजिनी नायडू। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब बनी थी? सरोजिनी नायडू जी जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो यह 1925 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी तो वो थी नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इस वजह से, इस सवाल से संबंधित। नेली सेन गुप्ता। अगर आपसे बोलिया जाए कि नेली सेन गुप्ता जो थी वो कब बनी थी तो 1933 में बनी थी, 1933 के अधिवेशन में। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो वो एनी बेसेंट थी, 1917 के अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? वो सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि 1925 के अधिवेशन में बनी थी। और सेकेंड मतलब द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो वो थी नेली सेन गुप्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाए, मैं यहीं पे एक सवाल और आपसे दे रहा हूँ कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? अगर मान लीजिए कि आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो मैं आपको बता दूं, बेलगाम का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम का, उसमें महात्मा गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? तो यह भारत का संविधान है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये 51A में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी कहा गया है, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष पंथ वगैरह शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस पर एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और ये वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तब आपको ये चाहिए कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें। अगला सवाल है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा, हम आपको और बता दें एक चीज़ कि भारत में 2 प्रकार के सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा सदन,
एक होता है राज्यसभा सदन। लोकसभा सदन जो होता है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा सदन जो होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के संग शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।